टीचर एजुकेशन करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल पार्ट ई शिक्षक शिक्षा माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का भाग ई। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल सक्सेस पॉइंट आगरा में। मैं हूं आपका दोस्त अभी सिरोही और आप देख रहे हैं शिक्षक शिक्षा की सीरीज, जिसमें कि आप टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमएड, बीएड या बीटीसी के आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वेब सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं शिक्षक शिक्षा। तो शिक्षक शिक्षा की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल, अर्थात माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम। यानी माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को किस तरीके से नियोजित किया गया है। तो आज हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अब कौन से लेवल पर इसको हम लोग रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ सब्जेक्ट की बजाय उसके स्तरों की बात कर रहे हैं, तो हम किस किस स्तर पर हम पाठ्यक्रम को विभाजित कर सकते हैं ये हमें देखना होगा। अर्थात हम इसके स्तरों का समीक्षा आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जितने भी लोग अब बीएड का या टेट का या सुपर टेट का एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट आता है इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, अर्थात उभरता भारतीय समाज। उभरता भारतीय समाज। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड पार्ट में आता है सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, अर्थात भारत में माध्यमिक शिक्षा एवं चुनौतियां। यानी भारत में माध्यमिक शिक्षा की क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये हमें इस वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले पार्ट पर। उसका तीसरा स्तर रखा गया है मनोविज्ञान और अधिगम, यानी कि साइकोलॉजी एंड लर्निंग। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें हम एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यानी कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी पाठ्यक्रम को बनाया जाता है और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसी प्रकार इसका जो चौथा पार्ट है वो प्रैक्टिकल वर्क एंड एवोल्यूशन है, यानी व्यवहारिक कार्य एवं मूल्यांकन। यानी जब तक हम उस कार्य को जो पढ़ाया जा रहा है या जो हमने पाठ्यक्रम में रखा है वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, तब तक वो है हमारा यूजफुल नहीं होगा, यानी कि उपयोगी नहीं होगा। इसी प्रकार इसका जो पांचवा भाग है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, अर्थात अनुसंधान विधि। यानी कि जो भी हम करिकुलम में इंक्लूड करते हैं वो करिकुलम हमारा जो है रिसर्च पर आधारित है या नहीं है, ये भी हम इसमें समाहित करते हैं। सबसे जो उपयोगी है एक शिक्षक के लिए वो ये है टीचिंग मेथड इन एनी वन सब्जेक्ट ऑन +2 लेवल, यानी कि +2 स्तर पर किसी एक विषय की अध्यापन विधि। यानी कि हम लोग 12वीं की बात कर रहे हैं तो उस लेवल पर अगर कोई अध्यापक है तो उसको एक विषय का अपना मास्टर होना चाहिए अपने विषय में। इसके अतिरिक्त माध्यमिक स्तर पर चयनात्मक पाठ्यक्रम है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को रखा गया है। इनमें से 2 का चयन करना होता है विद्यार्थी को। यानी कि अगर हम माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को व्यवहारिक रूप में देख रहे हैं तो उसके लिए जो बाकी जो सिलेबस है वो ऐसा कैसे ही रहेगा, लेकिन जैसा कि 9th से उसका माध्यमिक स्तर प्रारंभ होता है तो वहाँ पर उसको चयन के लिए 2 विषयों के लिए सुनियोजित किया जाता है, यानी कि वो 2 विषय चयन कर सकता है। ये जो 2 विषय होते हैं वो बहुत अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि पहला पार्ट है इसमें पूर्व विद्यालयी शिक्षा है, यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन। तो हम प्री स्कूल एजुकेशन में देखते हैं बच्चों को जो स्कूल से पहले की जो शिक्षा होती है, यानी कि जैसे आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह होते हैं उनमें जो सिखाया जाता है वो पूर्व विद्यालय शिक्षा होती है, यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है ना। तो हम इसमें ये समझते हैं। अच्छे, चलिए अगले भाग पर चलते हैं। वो है हमारी नंबर 2 एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा। इसके लिए हमारी सरकार बहुत सारे कोर्सेज चलाती है, जैसे डीएलएड है, एनटीटी है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं जो कि टीचर्स को ट्रेंड करते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन कैसे दी जाए, यानी प्रारंभिक शिक्षा कैसे दी जाए। तो ये सारे हमारे जो पार्ट हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं
तो अब हमें देखने को मिलेगा तीसरा पार्ट, जो कि इस एजुकेशन के लिए, खासकर टीचर्स एजुकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी। ये हम बीएड, जो लोग बीएड कर रहे होंगे उन्होंने देखा होगा, बीएड में एक उनके पेपर होता है शैक्षिक तकनीकी, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से डीएलएड कर रहे हैं उनको भी मिला होगा, टेट में भी आता है ये एग्जाम, इसका सीटेट में भी आता है, ठीक है ना। और इसका अगला जो पार्ट है वो होगा हमारा वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। आज के हमारे देश में जो वोकेशनल शिक्षा चल रही है वो एक फॉर्मेलिटी तौर पर चल रही है, जबकि हमारे यहाँ उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वोकेशनल एजुकेशन हमारे यहाँ एक ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो कि रोजगार परक हो और बच्चे को रोजगार दे सके। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल का अभाव रहता है, जिसके कारण वो वोकेशनल एजुकेशन हमारे यहाँ रोजगार परक नहीं रही है। अगर इसमें हमें रोजगार परक बनाना है तो इसमें प्रैक्टिकल का विशेष योगदान होना चाहिए, तो हमारी वोकेशनल एजुकेशन कंप्लीट हो सकती है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 पे होता है हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण शिक्षा। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि बच्चे को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी पर्यावरण के अनुसार होनी चाहिए। अगर पर्यावरण के अनुसार होगी तो हम उस शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे, इसीलिए इन्वायरमेंटल शिक्षा को भी इसमें समाहित किया गया है, ठीक है ना। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है नंबर 6, और नंबर 6 में हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन का विशेष योगदान रखा गया है। कि कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है या किसी और क्षेत्र में चला जाता है, या मान लीजिए कि पढ़ाई नहीं कर पाता, तो उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन का पार्ट रखा गया, यानी कि दूरस्थ शिक्षा। वो अपनी जॉब में रहते हुए या घर पर रहते हुए अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है। ये इसमें एक बहुत ही विशेष योगदान है। लेकिन दूरस्थ शिक्षा को, डिस्टेंस एजुकेशन को एक हे दृष्टि से देखा जाता है, जो कि हमारे समाज में एक रूढ़ी है, यानी कि इसको दूर करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। तो वो है हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशनल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? अनौपचारिक शिक्षा, जिसका कोई भी मतलब रिकॉर्ड नहीं होता। तो अनौपचारिक शिक्षा जैसे कि ट्यूशन पढ़ाते हैं, जैसे कि गली मोहल्ले में टीचर्स पढ़ाते हैं, या किसी गांव में इकट्ठे होकर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है या बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा होती है। या बुजुर्गों को पढ़ाया जा रहा है, वो भी इनफॉर्मल में ही आएगा, ठीक है ना। तो बट इनफॉर्मल एजुकेशन आजकल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रोज़गार में काम कर रहे हैं या जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए इनफॉर्मल एजुकेशन बहुत काम आती है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि अगला पार्ट है हमारा एडल्ट एजुकेशन, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है ना। तो एडल्ट एजुकेशन हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चला था बहुत समय पहले, उसके तहत बहुत सारे बुजुर्गों ने पढ़ाई सीखा, लेकिन इसका जो सही तरीके से मानक था वो मानक पर पूरा हमें मिल नहीं पाया। उसके लिए हमें इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और प्रौढ़ शिक्षा से ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो ही अपने बच्चों का विकास कर सकते हैं जो खुद पढ़े लिखे होंगे, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो होगा वो ये होगा कि हम देखें कि संगणकीय शिक्षा, यानी कि मैथमेटिकल एजुकेशन। तो मैथमेटिकल जो एजुकेशन होगी वो हमारे लिए आजकल कंपलसरी है, और कंपलसरी इसलिए है क्योंकि आजकल के बच्चे का जो दिमाग डेवलप करना है वो मैथमेटिक्स के बिना हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैथमेटिक्स में आप देखते होंगे जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग को डेवलप करने के लिए पढ़ाई जाती हैं, और उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। मैथमेटिक्स को डीपली समझाया जाना चाहिए, जिससे बच्चे जो है आगे अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है हमारा शैक्षिक इतिहास और समस्याएं, यानी कि एजुकेशनल हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम्स। तो एजुकेशन हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखिए, अक्सर करके हमें पुरानी जो एजुकेशन इतिहास रहा है हमारा, उसको देखते हुए हम उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं, और उस अपडेशन को हम अपनी लाइफ में एजुकेशन सिस्टम में कैसे फॉलो अप कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें फॉलो अप जो है आगे प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसमें जो अगला पार्ट आता है वो है हमारा पॉपुलेशन एजुकेशन, यानी कि जनसंख्या शिक्षा। और जनसंख्या शिक्षा आज के समय के अनुसार देखते हुए एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है कि इस पर एक तरह से हमें चाइना की तरह सोचना होगा, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बलबूते पे किया है। तो हमें भी अपनी एजुकेशन को मजबूत करना होगा, जिससे कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। तो जनसंख्या शिक्षा पर भी हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट है हमारा 12 नंबर, जो हमारा बताता है कि
स्पेशल एजुकेशन यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। स्पेशल एजुकेशन का मतलब होता है जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या मंदबुद्धि हैं या फिर ज़्यादा ही एक्टिवेट हैं, तो यानी उन बच्चों के लिए जो शिक्षा हम लोग लाते हैं वो शिक्षा होती है हमारी स्पेशल एजुकेशन। उस पार्ट को भी हम लोग इसमें समाहित करते हैं, क्योंकि करिकुलम में इन सभी को समाहित करना ही बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा को हमने देखा कि माध्यमिक स्तर पर करिकुलम को किस प्रकार विभाजित किया गया। अब जो माध्यमिक स्तर का जो करिकुलम है वो हम देखेंगे विद्यालय विषयों का शिक्षण जो है किस तरीके से किया जाता है, यानी कि टीचिंग ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जिसमें हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपका प्रैक्टिस ऑफ टू स्कूल सब्जेक्ट, यानी दो स्कूल सब्जेक्ट के जो दो स्कूल सब्जेक्ट होते हैं उनका जो है अभ्यास। ठीक है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉडल लेसन्स, यानी प्रतिमानों पाठों का निरीक्षण। ये दोनों ही पाठ हम स्कूल टीचिंग में पढ़ेंगे। अगला भाग हम देखेंगे कि अगर हम स्कूल टीचिंग को समझ रहे हैं, स्कूल टीचिंग एक तरह से विद्यालय पाठ में ही समाहित होता है। चलिए अब हम देखें इसको, तो ये जो पूरा चयन था वो प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत इंटर्नशिप, विद्यालय अनुभव, समुदाय किससे संबंधित क्षेत्रीय कार्यों को करना, व्यक्तित्व विकास का कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद एवं अन्य विद्यालय क्रियाओं को प्रस्तुत करता है। ये जो हमने पूरा आज करिकुलम के बारे में अध्ययन किया वो एक करिकुलम एक माध्यमिक स्तर के लिए था, जो कि हमारा 9th से प्रारंभ होकर 10th तक के लिए था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो देखेंगे वो होगा सिलेक्शन ऑफ मेथड फॉर प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण हेतु विधि का चयन। यानी कि हम अगर एजुकेशन में करिकुलम को देख रहे हैं तो उसका जो विधि का चयन करना है, हमें कौन सी विधियों का चयन करना है। पाठ्यक्रम प्रस्तुतिकरण में व्याख्यान विधि को अस्वीकार करते हुए अंतःक्रियात्मक शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण, स्व अनुसंधान उपागम को महत्वपूर्ण माना गया तथा मॉड्यूलर उपागम के अंतर्गत यूनिट या इकाई शिक्षण को महत्व देते हुए एक इकाई को संपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार करते हुए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक तकनीक का प्रयोग किया गया। दक्षता प्रबंधन, नेतृत्व कौशल, संगठनात्मक सक्षमता एवं रचनात्मक विकास के द्वारा भावी प्रशिक्षुओं को ज्ञानशील बनाया जा सकता है। यानी कि अगर हमें इसका प्रस्तुतिकरण देना हो तो उसमें हमारे में बहुत सारे पॉइंट्स लाए गए, जैसे कि फीडबैक है, लीडरशिप है और संगठनात्मक कार्य है, ज्ञानशीलता है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी है। ये सारे पार्ट जिस पार्ट में होंगे उन्हीं को हम लोग कह सकते हैं कि उसका प्रस्तुतिकरण एक महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण है और एक अच्छा प्रस्तुतिकरण है और एक सही प्रस्तुतिकरण हमने दे पाए। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो आगे का पार्ट होगा वो डेवलप करेगा हमारे प्रतिपुष्टि को। अब हम एक भावी शिक्षक को समझने के लिए इसके प्रस्तुतिकरण को आगे और कैसे विकसित किया जा सकता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है उसको देखते हैं कि विद्यालय केंद्रित क्रियाओं, विद्यालय कैंपस को स्वच्छ रखना, अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण करना, सामुदायिक भ्रमण करना, क्षेत्रीय कार्य प्रवृत्ति का अध्ययन करना शामिल है। साथ ही नैतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मूल्यों की व्याख्या करते हुए मूल्य ग्रहण करना, कर्तव्य बोध का विकास करना, मूल्यों का आत्मीकरण, समाज एवं राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त एवॉर्ड बोर्ड का व्यवसायीकरण, गांधी जी को हस्तकला कोठारी आयोग के कार्य अनुभव, ईश्वर भाई पटेल की समाज उपयोगी शिक्षा का स्वरूप ही कार्यानुभव है। इस स्तर पर मूल्यांकन का आंकना भी आवश्यक है, चाहे मूल्यांकन सैद्धांतिक तौर पर करना हो या प्रयोगात्मक स्तर पर करना हो। ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी वो माध्यमिक स्तर के लिए थी। चलिए ये जो करिकुलम हमने पढ़ा आज वो करिकुलम हमारा माध्यमिक स्तर के लिए बहुत ही उपयोगी था। अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक स्तर की तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप बीएड, बीटीसी और ख़ासकर एमएड का
जो 301 पार्ट है उसको आप करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है। तो आप उसकी तैयारी के लिए इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसमें जो जो फैक्ट बताए गए उनको लर्न कर लीजिए। अगर आप इतना लिखे आते हैं तो आपको इस क्वेश्चन पे पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही सीटेट में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और खासकर सुपर टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको इसमें से 1-2 क्वेश्चन 100% मिलने ही वाले हैं। तो आप इसको और समझ लीजिए ढंग से, और आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिल सकें। प्लीज़ आप अपने जो भी विचार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जिससे कि हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए उसमें जो है थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, फीडबैक मिलता है। क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए ये लगता है कि हाँ हमें बनानी चाहिए। कुछ लोगों के जो फीडबैक आते हैं उनको देखते हुए हमें इस बात की खुशी होती है कि लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, और उसका टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा कि उच्च माध्यमिक स्तर पर यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पर हमारा जो है करिकुलम कैसा होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम और बेहतर बनाने की इसे कोशिश करें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपके प्यार को समझ पाएँ कि आप भी हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सी हमें लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। वैसे हमारा इस जो टीचर एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इसमें आपको उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यक्रम की वीडियो मिलने वाली है। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।